नमस्कार साथियों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। रीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 3 तीसरी इकाई में तीसरा जो बिंदु है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम सीसीई कहते हैं। फुल फॉर्म इसकी है कंटिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव एवल्यूशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सबसे पहले ये देखें हम, कंटिन्यूअस जिसका अर्थ है सतत अर्थात निरंतर, और कंप्रहेंसिव जिसका अर्थ है व्यापक। दोनों का अर्थ ये है, एक बच्चा जब विद्यालय में आता है, इससे पूर्व में ये बताना चाहूँगा क्योंकि जो हो सकता है कि कई नए साथी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इससे पहले लगभग 17-18 वीडियो जिनमें यूनिट 2 1 और 2 और तीसरी यूनिट के 2 टॉपिक डाल दिए जा चुके हैं, तो उन वीडियोस को भी आप देखें। ये तीसरा बिंदु है। इसके बाद में एक चौथा बिंदु जो है वो उपलब्धि परीक्षण केवल वो बचा है, और उसके बाद में क्योंकि प्रत्येक वीडियो के साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दिए गए हैं प्रत्येक टॉपिक के लिए, तो यहाँ आप देखें। नए साथी सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी आप लोग किया करें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत का अर्थ है एक बच्चा मान लो जब तीसरी क्लास में एडमिशन उसने लिया है, वर्ष भर जब तक वो हमारी आंखों के सामने है उसका मूल्यांकन करना है। ऐसा नहीं कि केवल टेस्ट के, क्योंकि ये पद्धति इसलिए, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रोग्राम जो है वो ये विधि इसलिए आई क्योंकि एक बच्चा जो वर्ष भर मौज कर रहा था और परीक्षा के समय मात्र 15-20 दिन उसने रट्टा मार करके वो अच्छे नंबर लेकर के आ गया, तो इसका मतलब वो अच्छा पढ़ने में अच्छा नहीं है। सतत होना चाहिए उसका मूल्यांकन वर्ष भर। व्यापक का मतलब ये है केवल हिंदी, इंग्लिश, गणित जैसे विषयों में वो कैसा है ये नहीं देखना है, बल्कि उसकी व्यापकता, वो पढ़ने में कैसा है, ईमानदार है या नहीं है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, और वो जो है खेलने कूदने में कैसा है, वो चित्रकारी में कैसा है, उसकी किन किन चीज़ों में रुचि है, ये होता है व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन स्कूल आधारित एक मूल्यांकन व्यवस्था है। सबसे पहली बात स्कूल आधारित है। जो अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं जिनमें निम्न में से कौन सा सीसी के बारे में संगत है, कौन सा संगत नहीं है, इस तरह के जब बातें पूछी जाती है तो वहाँ ये चीज़ें काम देती है। तो स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था है जिसमें बालक के संपूर्ण विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन व मूल्यांकन होता है। इसमें बालक के संपूर्ण विकास के जितने भी जो पहलू है, और संपूर्ण विकास के पहलू जिस तरह से मैंने बताया था, शैक्षिक, सहशैक्षिक, संगीत, चित्रकला, खेल कूद सभी होते हैं, तो उनका मूल्यांकन होता है। ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सीखने की प्रक्रिया भी है, ये सिखाने की भी प्रक्रिया है। एक अध्यापक को भी इससे एक इस तरह का डायरेक्शन मिलता है कि किस तरह से सिखाना है, जिसमें सतत और व्यापकता होती है। नेक्स्ट, सीसीई अधिनियम 2009 के रूप में पारित हुआ था, जो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। राजस्थान में यह सर्वप्रथम अलवर व जयपुर जिलों में लागू हुआ था। वर्तमान में राजस्थान में कक्षा 1 से 5 तक लागू है, जो SIQ प्रोग्राम में बदल गया है। फिर भी अभी तक टॉपिक जो है वो सिलेबस में इस तरह से लिखा हुआ है, सीसीई यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो SIQ इसका नया नाम हो गया है, और ये अभी 1 से 5 तक लागू है। कई जगह इस तरह से बताया जा रहा है कि ये 6ठी से 8वीं तक, और फिर ये 9-10th में भी प्रस्तावित है। अभी ये 1 से 5 तक लागू है, इस बात का ध्यान रखें। सर्वप्रथम अलवर व जयपुर जिलों में ये लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ था, और ये अधिनियम के रूप में 2009 के रूप में पारित हुआ था। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत व व्यापक, जिसके लिए एक शब्द ये भी मिल सकता है समग्र, ये भी ध्यान रखना है। व्यापक और समग्र एक ही बात है, शब्दों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। यद्यपि सतत और व्यापक पर हम ध्यान दे चुके हैं, बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको एक बार फिर से देखते हैं। सतत सबसे तात्पर्य, व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य क्या है? प्रथम दिन से अंतिम दिन तक मूल्यांकन, ये होता है सतत। अर्थात बालक जिस दिन प्रवेश लेता है उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक उस पर निगरानी रखते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है, ये होता है सतत मूल्यांकन। जबकि व्यापक से मतलब क्या है? व्यापक शब्द से तात्पर्य उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन, जिसमें शैक्षिक मूल्यांकन अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित जैसे विषयों का मूल्यांकन होता है, और इनके अलावा भी सहशैक्षिक मूल्यांकन भी होता है।
वो भी देखते हैं। जैसे ये आगे आया है सह शैक्षिक मूल्यांकन, ये हम व्यापक शब्द को देख रहे हैं यहाँ पर, और इस तरफ जो हम सतत शब्द को देख रहे हैं, तो सतत जो शब्द है उसको देख रहे हैं। तो इस तरह जिसमें संगीत, शैक्षिक मूल्यांकन संगीत, खेलकूद, कला, चित्रकला आदि का मूल्यांकन होता है। साथ ही सामाजिक गुणों का मूल्यांकन भी होता है। एक बच्चा अगर किसी शादी विवाह के अवसर में, वहाँ पर आपने देखा, आप गांव में, जिस गांव में पोस्टेड हैं वहाँ आप किसी गांव में शादी में या किसी अन्य इस तरह के सामाजिक कार्य में, जो सामाजिक कोई फंक्शन है उसमें आप गए, वहाँ आपकी छठी कक्षा में पढ़ने वाला जो बच्चा है, बाकी सभी बच्चे जो है वो जीम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और वो जिसको हम परोसगारी बोलते हैं वो परोस रहा है खाना। आपके दिमाग में तुरंत ये बात आएगी कि ये बच्चा सामाजिक गुण इसमें है, ये बच्चा सामाजिक गुण रखता है, तो ये उसका मूल्यांकन हुआ है। इस तरह के मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। जबकि जो इस तरह का मूल्यांकन है जिसमें सतत मूल्यांकन, ये रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, जिसको फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, और एफए के नाम से इसको जानते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। जबकि जो योगात्मक मूल्यांकन है इसे हम क्या कहते हैं, ये है सम्मेटिव असेसमेंट। तो इस तरह के मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, जिसे ऐसे नाम से, इस नाम से जाना जाता है, सम्मेटिव असेसमेंट, एसए। तो कुल मिलाकर के एसए का संबंध है व्यापकता से। अब वो किस तरह से प्रश्न पूछेगा आपको पता है। अगर आपके विद्यालय में पढ़ने वाले एक बच्चे के द्वारा विद्यालय में 50 रुपये का नोट मिलने पर उसने आपको ला करके दिया और अपनी ईमानदारी का परिचय दिया, आपने ये जान लिया कि ये बच्चा ईमानदार है, ये मूल्यांकन किस तरह के मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, तो ये सम्मेटिव असेसमेंट में आएगा। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में नहीं आता है, ये किस में आता है, सम्मेटिव असेसमेंट में। ये उसके व्यापकता, उसके व्यक्तित्व से जुड़े हुए एक गुण, एक आयाम से संबंधित है। नेक्स्ट, शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र। शैक्षिक मूल्यांकन के जो क्षेत्र हैं उसमें आप देखें, शैक्षिक मूल्यांकन संगीत, चित्रकला, पाठ्यक्रम के विषय, शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, ये शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन भी है, लेकिन यदि ये, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे शैक्षिक मूल्यांकन में भी संगीत, चित्रकला, इनके बारे में पढ़ेंगे और उस समय कंफ्यूज होगा। उस कंफ्यूज को अभी से दूर कर लें कि शैक्षिक मूल्यांकन के लिए, इसलिए यदि किसी स्कूल में म्यूजिक सब्जेक्ट है, चित्रकला, ड्राइंग सब्जेक्ट है, पाठ्यक्रम के विषय तो है ही, इसके अलावा फिजिकल या खेल कूद से संबंधित कहीं पर कोई पाठ्यक्रम के रूप में यदि वहाँ पर संचालित है तो ये शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र होगा। उस समय म्यूजिक का या ड्राइंग का पेपर होता है, उसमें से प्रश्न दिए जाते हैं। और जब शैक्षिक मूल्यांकन का क्षेत्र, जहाँ बच्चे के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन खेल कूद और संगीत के रूप में जीवन कौशल देखा जाता है। तर्क शक्ति, भाषण के समय वाद विवाद में वो कैसा है, तर्क वितर्क किस तरह की करता है, चर्चाओं के समय, विचार विमर्श करते समय उसकी तार्किक शक्ति को देख करके उसका मूल्यांकन करना। सामाजिक गुण, नैतिकता में कैसा है, वो दया भाव उसमें है या नहीं है, वो सद्भावी है या नहीं है। इसी तरह से संवेगात्मक विकास, कि वो कहीं बात बात पर क्रोध तो नहीं प्रकट करता, ईर्ष्या, द्वेष, ये उसमें किस तरह की बातें हैं और इन पर नियंत्रण किस तरह से किया जाए, ये होता है संवेगात्मक विकास। शैक्षिक मूल्यांकन के जो बातें हैं वो है जीत सास, सास को जीत लेना, जीत सास। जी का अर्थ है जीवन कौशल, तय का अर्थ है तर्क शक्ति, सा का अर्थ है सामाजिक गुण और सै का अर्थ है संवेगात्मक विकास। ये शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र हैं। किसी एक वर्ष के पाठ्यक्रम को यदि 100% माना जाए और उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाए, 2 टर्म होते हैं, बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है 3 टर्म, 4 टर्म, राम जाने क्यों लिखा हुआ है, किस तरह से लिखा हुआ है। किसी एक वर्ष का पाठ्यक्रम को 100% मानते हुए 2 टर्म इसमें होते हैं। तीसरा टर्म जो होता है वो विद्यालय के स्तर पर लिया जा सकता है, जो दोनों का मिश्रित रूप होता है, लेकिन इसके अंदर केवल 1 टर्म बताया गया और वो 2 टर्म बताए गए। वो 2 टर्म कैसे होंगे,
पहला टर्म जो है जिसमें 50% का पाठ्यक्रम अवधि जिसकी लगभग 5 माह जुलाई से नवंबर तक का ये होता है, और रचनात्मक मूल्यांकन जिसमें FA1 के नाम से, जिसमें 10% पाठ्यक्रम समाहित होता है। रचनात्मक मूल्यांकन फिर होता है FA2 जिसमें फिर से 10% पाठ्यक्रम समाविष्ट होता है। और फिर योगात्मक मूल्यांकन होता है SA1, समेटिव असेसमेंट है। ये योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है अभी चर्चा कर चुके हैं हम। रचनात्मक मूल्यांकन जो केवल पाठ्यक्रम से संबंधित होता है। इस योगात्मक मूल्यांकन में पाठ्यक्रम तो होता ही है, और इसके अलावा भी बच्चे की दूसरी बातों को देख करके उसके हिसाब से मार्किंग की जाती है। ये इस तरह से 50% पाठ्यक्रम जिसमें 2 FA, टर्म 1 के अंदर 2 FA और 1 समेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट देखें किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। अभी ये टर्म 2 समझ करके हम देखते हैं। टर्म 2 में फिर से 50%, अवधि 5 माह है। दिसंबर से अप्रैल तक का जो समय होता है। रचनात्मक मूल्यांकन FA3, क्योंकि उसमें टर्म फर्स्ट में FA1 और 2 हो चुका है, यहाँ भी 10%। रचनात्मक मूल्यांकन FA4 जो 10%। योगात्मक मूल्यांकन SA2 30%। इस तरह से ये फिर से 50%। अब तक कितने FA हो गए? 4। कितने ऐसे हो गए? 2। कुल कितने टेस्ट हो गए? कुल कितने मूल्यांकन हो गए? 6। तो ये इस तरह से यहाँ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टर्म कितने हो गए? 2। नेक्स्ट देखते हैं कुल मूल्यांकन। जैसे भी मैंने बताया था, यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कुल मूल्यांकन सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत कुल कितने मूल्यांकन होते हैं, तो कुल मूल्यांकन होते हैं 6। रचनात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं? 4, अर्थात FA फॉर्मेटिव असेसमेंट। योगात्मक मूल्यांकन 2, अर्थात SA। यदि योगात्मक नाम से पूछ लिया जाए या ऐसे नाम से पूछ लिया जाए तो 2। कुल टर्म कितने होते हैं? 2। तीसरा टर्म पुनरावृत्ति हेतु आयोजित किया जा सकता है, लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है कितने टर्म होंगे तो 2। ये केवल पुनरावृत्ति के लिए होता है जो दोनों का मिश्रण होता है। सतत व्यापक मूल्यांकन के उपकरण यदि पूछे जाएं, ऐसे कौन कौन से साधन, कौन कौन से चीज़ों को हम काम में लेते हैं, तो नंबर 1 शिक्षण योजना बुक, जो एक अध्यापक के द्वारा तैयार होती है। शिक्षण के दौरान अवलोकन जो हेडमास्टर के द्वारा होती है। बालकों के लिए दैनिक डायरी, वर्कशीट जिस पर बच्चे कार्य करते हैं। पोर्टफोलियो जिसमें प्रत्येक बच्चे का रिकॉर्ड होता है, उसकी एक व्यक्तिगत फाइल होती है और इसे नाम दिया जाता है पोर्टफोलियो। प्रोजेक्ट वर्क निबंध या सुलेख, ये लिखवाना, इस तरह की प्रोजेक्ट वर्क। पेयर मूल्यांकन जिसमें थोड़ी बड़ी जैसे 10th क्लास में 12वीं क्लास में जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उनसे पहले उनसे जब लिए जाते हैं वो प्रोजेक्ट तैयार करवाए जाते हैं। बड़े क्वेश्चन 5-7 दे करके उन्हें वो तैयार करवाए जाते हैं। कुछ इस तरह के निबंध सुलेख लिखवाना। पेयर मूल्यांकन बालक का बालक द्वारा मूल्यांकन। पेयर का इंग्लिश में शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा, युगल, समूह। 2 बालकों का, एक बालक दूसरे बालक का मूल्यांकन करता है। अभिभावकों के साथ संवाद जो PTM होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है, तो ये भी एक तरह से सतत व्यापक मूल्यांकन का उपकरण है। इसकी सहायता से अध्यापक जो है वो बच्चों से, अभिभावकों से बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करता है कि घर पे वो किस तरह से काम करता है, पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, कि साहब हमारा बच्चा तो जो लगभग यहाँ से जाने के बाद तुरंत होमवर्क कर लेता है और सारा काम समय पर लगभग करता है। घर पर नहाना, खाना खाना, सभी काम वो नियमित रूप से समय पर करता है। इसका मतलब बच्चा समय का पाबंद है। ये मूल्यांकन अध्यापक जी ने कर लिया। पेपर पेंसिल वर्क, ये कुछ इस तरह के कार्य जो किसी भी पेपर पर किसी पेन पेंसिल से काम करवाना पेपर पेंसिल वर्क कहलाता है। ये है सतत व्यापक मूल्यांकन के उपकरण। इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, जैसे वर्कशीट, पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। पेयर मूल्यांकन जो कुछ नवीनता लिए हुए इस तरह के जो नाम होते हैं उन्हें हम इस जो है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो उन्हें हमें याद कर लेना चाहिए अच्छी तरह से। PTM पेरेंट्स टीचर मीटिंग। नेक्स्ट कि जिस तरह से अभी अपन ने पढ़ा था, ये टर्म 1, टर्म 2 कुल मूल्यांकन, तीसरा टर्म पुनरावृत्ति के लिए होता है। अब यहाँ आप देखें जो इसकी अंतिम बात है, 9 पॉइंट ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। ये ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह से होता है? सबसे पहले आपको इधर प्राप्तांक याद रखने, 91 में से 100। 10th क्लास में 12वीं क्लास में ये हमने देखा था कि यदि किसी के 91 नंबर आ रहे हैं तो उसे 17 अंक जो है वो पूरे में से पूरे दिए जा रहे हैं, 91 से लेकर के 100 तक।
तो 91 से 100, 81 से 90, फिर 71 से 80, 61 से 70, 51 से 60, फिर इसके बाद में 41 से 50, 33 से 40। अब यहाँ आपको क्या करना है, हमें पता है कि 10th में 33 नंबर यदि किसी के है तो उसे पास माना जाता है। इस लिस्ट को, इस सूची को याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। 33, 41 से 50, अब हमें 31 से 40 नहीं करना क्योंकि 31 और 32 का तो फेल होता है, इसलिए यहाँ 33 से 40 कर दिया। सतत व्यापक मूल्यांकन में फेल माना ही नहीं जाता। वैसे भी पहली से 8वीं तक आरटी के अकॉर्डिंग किसी बच्चे को फेल करने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक आंकड़ा मान लिया गया कि जिसके 33 से कम है उसको फिर ग्रेड कौन सी देनी है, ई देनी है, इसलिए यहाँ कर दिया 33 से 40। अब जो नीचे बच गए 32 से 1, अर्थात 1 से 32, उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, 21 से 32 और 20 से कम। फिर हमें क्या करना है, ग्रेडिंग कैसे लगानी है, वापस देखें। यहाँ हमें 91 से 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 81 से 90, फिर 71 से 80, फिर क्या करना है 61 से 70, फिर 51 से 60, 41 से 50 और अब लास्ट में हमें क्या कर देना है 33 से 40। अब यहाँ 33 कर दिए, इसलिए आपको 21 से 32 और 20 से कम। इस तरह से करके अब ग्रेडिंग कैसे लगानी है, A1 A2 B1 B2। तो यहाँ देखें आप A1 A2 B1 B2 C1 C2, जिसके 33 ही नंबर आए 33 से 40 तक, उसके मुक्का लगाना है, और इसे राजस्थानी में कहा जाता है डुक्का। ये इस तरह से याद रख लें आप, डुक्का, D4 डुक्का। तो यहाँ D आएगा और उसमें फिर D1 D2 नहीं है, 21 से 32 E1 और 20 से कम E2। इस तरह से कुल ABCDE कितनी ग्रेड हो गई। कुल जो ग्रेड है, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल ग्रेड कितनी है, तो कुल ग्रेड हो गई, यानी सॉरी, कुल ग्रेडिंग संकेत कितने हैं, तो कुल ग्रेडिंग संकेत है 9, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ 9 पॉइंट ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पूरा होता है। प्रश्न, किसी वस्तु के भाव को ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है, बोध। जबकि किसी वस्तु के नाम आदि को, उससे जुड़े हुए तथ्य या आंकड़े, उनको जो याद करने की योग्यता है वो कहलाती है ज्ञान। ये बोध, जिसे हम अवबोध नाम से लिखते हैं, ज्ञान अवबोध, ये वो वाला है, सॉरी, अवबोध। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं। पौधे एवं जानवरों में 4 अंतर बताएं, इस तरह का भी एक प्रश्न है। यह प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न का उदाहरण है, जब 4 अंतर बताने, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। एक चित्र के द्वारा डॉक्टर की रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है। एक चित्र के माध्यम से डॉक्टर को किसी रोगी का परीक्षण करते हुए दिखाया जा रहा है। ये कौन से प्रश्न का प्रकार, और फिर उससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछ लिया, ये चित्रात्मक प्रश्न कहलाता है। आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या होता है, यदि आप किसी भी चीज का आलोचनात्मक चिंतन करते हैं तो इसका मतलब उसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का चिंतन कर रहे हैं, ये होता है आलोचनात्मक चिंतन। तो आलोचनात्मकता में पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों तरह की बातें ढूंढनी है उस विषय वस्तु से संबंधित। आकलन मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया होती है, जब आकलन किया जाता है तो ये मूल्यांकन की कौन सी प्रक्रिया है, संक्षिप्त प्रक्रिया है, ये विस्तृत नहीं है। मूल्यांकन शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों के लिए किस प्रकार का कार्य करता है, पुनर्बलन का। ये न केवल शिक्षार्थी के लिए बल्कि शिक्षक के लिए भी मूल्यांकन होते ही कि इस स्टूडेंट के 100 में से 90 नंबर आए, इसका मतलब मैंने अच्छी विधि को काम में लेते हुए विधि को अच्छी तरह से इस बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाया, प्रभावी तरीके से पढ़ाया। और यदि 100 में से उसके 30 नंबर है, इसका मतलब मेरी शिक्षण विधि, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने इसको ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया। तो शिक्षक के लिए भी पुनर्बलन है और शिक्षार्थी के लिए भी। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम का प्रवर्तक है। सब जानते हैं कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन उपागम के प्रवर्तक जो BS ब्लूम है।
जिन्होंने एक उपागम दिया था, त्रिआयामी मॉडल दिया था। भाषा शिक्षण में शुद्ध उच्चारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिस तरह से भाषा, चाहे अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, एक लिंगवा फोन आता है और ये जिसमें रहता है, भाषा प्रयोगशाला को लिंगवा लैब कहते हैं, और उसमें जो उपकरण होता है लिंगवा फोन, जो किसी भी शब्द का शुद्ध उच्चारण करके बताता है। निम्न में से खेल विधि नहीं है। किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, तीनों ही खेल विधि है। व्याख्या विधि खेल विधि नहीं है, तो इसमें उत्तर होगा व्याख्या विधि। आगमन विधि में किस शिक्षण सूत्र का पालन नहीं होता? यह यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा था, आज्ञास्तु प्रत्विमुख कार्य। आज्ञास्तु, आकार अर्थ है आगमन विधि, आज्ञास्तु उप्रत, ये प्रत इसलिए लिख दिया क्योंकि प्रत का अर्थ है आज्ञास्तु उप्रत, प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर, प्रतवि मुक्कार्य। ये याद करके अब आप देखें, पहला ऑप्शन है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो ये स्तु का अर्थ ही है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। उ का अर्थ है उदाहरण से नियम की ओर, प्रत का अर्थ है प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर, फिर है वी का अर्थ है विशेष से सामान्य की ओर, मु का अर्थ है मूर्त से अमूर्त की ओर, कार्य का अर्थ है कार्य से कारण की ओर, और आज्ञास्तु, ज्ञा का अर्थ है ज्ञात से ज्ञात की ओर, आ का अर्थ है आगमन विधि। तो इसमें देखिए आप, पहला ऑप्शन स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ चुका है, ज्ञात से ज्ञात की ओर ये आ चुका है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर ये खैर ऑप्शन ही नहीं है, ये विकार विशेष या विशिष्ट से सामान्य की ओर ये भी आ चुका है। इसका मतलब इसमें उत्तर क्या? नियम से उदाहरण की ओर। आज्ञास्तु प्रतिमुख कार्य, ठीक इसका विपरीत है निगमन विधि। तो उसमें होता है निगमन, नी से नी याद रखें, नियम से उदाहरण की ओर, वहाँ निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर चलती है। तो ये उत्तर हो गया। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य ज्ञान है, कौशल है, ज्ञानोपयोग है, मनोरंजन। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। गद्य और पद्य शिक्षण में कहीं ना कहीं मनोरंजन का उद्देश्य होता है, किसी कहानी का उद्देश्य मनोरंजन भी होता है, कविता का उद्देश्य भी मनोरंजन होता है, लेकिन व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता। तो ये इसमें उत्तर हो गया। नेक्स्ट, व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक है, व्यावहारिक है, दोनों है या कोई नहीं? तो साहित्यिक भी है और व्यावहारिक भी है। ये हमें व्यावहारिक रूप से भाषा को प्रयोग करना भी सिखाती है, और साहित्य की गूढ़ बातों को भी व्याकरण के माध्यम से हमें हमारी समझ जो है वो साहित्य के प्रति बढ़ती है व्याकरण के माध्यम से। तो इसकी ये दोनों प्रवृत्तियां हैं, तो उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रयोगशाला में कार्य करते समय पहले उदाहरण और फिर नियम, तो इसलिए इसमें आगमन विधि, प्रदर्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती या प्रोजेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, और नियम पहले नहीं होता। प्रयोगशाला में नियम बाद में बनते हैं, पहले दो चीज़ों को वो मिलाता है। आरंभ में ऐसा ही हुआ होगा, दो चीज़ों को मिलाने से जब नई चीज़ बनी तो फिर ये निश्चित किया गया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। ये नियम बन गया कि यदि आप H2 और O यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो जल बनेगा, ये नियम बन गया। तो पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किसी ने मिलाया और बना, तब पता लगा। तो पहले उदाहरण और फिर नियम, इसलिए आगमन विधि। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आ चुका है। परीक्षा आधारित पाठ योजना का मुख्य पक्ष क्या है? परीक्षा आधारित पाठ योजना ऐसी पाठ योजना जिससे परीक्षा में इससे संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग पाठ योजना बनाना, ये होता है खोजबीन परख कार्य। इसे कहा जाता है खोजबीन परख कार्य। तो ये मुख्य पक्ष होता है। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये था यूनिट तीसरी यूनिट का तीसरा बिंदु, जिसमें हमने पढ़ा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे उपलब्धि परीक्षण, और यहाँ पर शिक्षण विधियों के वीडियोस कंप्लीट होंगे।
मात्र 17, 18 या 19 वीडियोज़ में शिक्षण विधियों का बहुत सारगर्भित रूप मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप लोगों के सुझाव सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।